इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल और पार्टिकल के बीच होने वाले मैकेनिकल इंटरेक्शंस में पार्टिकल की प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जानना है इस टॉपिक में। और सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मेक्स इट सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिसिटी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज ए फंडामेंटल property of matter, property of material particles, material particles, which make them sensitive to, sensitive to electrostatic interaction। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि मास वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मेक्स द बॉडी सेंसिटिव टू मैकेनिकल इंटरेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसके कारण पार्टिकल और पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन डिपेंड करता है चार्ज के, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट पर। दूसरा पॉइंट, इसका इस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मास है और मास की वजह से मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यानी वो इंटरेक्शन जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करे, जो बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करे, जो कूलम्ब्स लॉ को ओबे करे, और इलेक्ट्रिसिटी की टोटल मात्रा यूनिवर्स में its total amount in the universe, total amount in the universe, in the universe is constant, is constant। इसकी कुल मात्रा कांस्टेंट होती है एंड इट इज ए कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा क्रिएट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। हाँ, केवल ट्रांसफर हो सकती है, किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी भर गई, दूसरी जगह घट जाएगी इक्वल अमाउंट से, टोटल क्रिएशन नहीं होता। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, किसी भी मटेरियल स्ट्रक्चर में या पार्टिकल में इलेक्ट्रिसिटी की जो न्यूनतम मात्रा पाई जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ एसोसिएटिव होती है। तीसरा पॉइंट हुआ द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी associated with material particles associated with material particle is E equal to 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। यानी मेथड के पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इतनी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जब भी ट्रांसफर होती है तो क्वांटाइज्ड होगी, डिस्क्रीट होगी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रिसिटी का तो वह क्वांटाइज्ड होता है, यानी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्वांटाइज्ड। ट्रांसफर ऑफ electricity is always quantized, quantized, यानी जो ट्रांसफर होगा वह बराबर होगा n गुना ई, जहाँ की n बराबर है
1 2 3 4 और ई बराबर है वह मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो किसी भी मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड पाई जाती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which makes the material particles sensitive to electrostatic interaction. ठीक उसी तरह जिस तरह मास मेक्स द बॉडी sensitive to gravitational interaction. Electricity's total amount in the universe is constant. It is a conservative property. It can neither be created nor destroyed. The minimum amount of electricity that a particle may have is the electricity associated with electrons and protons, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है जबकि मास ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, और इसी की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता बॉडी को। तो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा यूनिवर्स में कांस्टेंट है अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी, मास में ऐसा नहीं होता। यानी देयर आर टू अपोजिट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जबकि मास में ऐसा नहीं होता। मास और मास के बीच सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में दो बॉडी के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। तो बात इतनी हुई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या है। द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, and the electricity is the property of matter which makes the body sensitive to electrostatic interaction. Total amount of electricity in the universe is constant. अब बॉडी में जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना ही निगेटिव, इसलिए बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली एक्टिव करने के लिए, इलेक्ट्रिकली इंट्रैक्शन में कैपेबल बनाने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसका नाम है चार्जिंग। और चार्जिंग किसको कहते हैं? तो देखिए चार्जिंग का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया हो सोचिए चार्जिंग क्या है या चार्ज क्या होता है। तो हर बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए जितना निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी होता उतना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होता। दोनों की मात्रा बराबर है, इसलिए वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ाकर या घटाकर जब हम निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी और पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, देन द बॉडी बिकम्स चार्ज्ड एंड बिकम्स इलेक्ट्रिकली एक्टिव। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड चार्जिंग। किसी भी बॉडी में कुल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, अब उनका नंबर में डिफरेंस क्रिएट करने की प्रोसेस को ही चार्जिंग कहते हैं। तो चार्जिंग क्या है? तो कोई भी मटेरियल स्ट्रक्चर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ए मटेरियल स्ट्रक्चर contains equal number of number of protons and electrons. Therefore, therefore, they are electrically neutral. Therefore, they are electrically neutral. इसलिए वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर ऐसा कुछ करें कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से बढ़ जाए या घट जाए तो उस प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं। एंड आफ्टर चार्जिंग बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रिकली एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो उसका डेफिनेशन क्या देंगे चार्जिंग का? तो चार्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिखते हैं चार्जिंग क्या है और चार्ज क्या है। द चार्जिंग इज ए प्रोसेस, चार्जिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस, क्रिएटिंग एक्सेस और डेफिसिट, डेफिसिट माने डिफरेंस कम करना,
excess or deficit of electrons over number of protons. प्रोटॉन की संख्या पर इलेक्ट्रॉन की संख्या का अंतर प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं. एंड आफ्टर चार्जिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स differ and their difference causes electricity that appears on the body and makes the body capable of electrostatic interaction. ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है वही डिफरेंस चार्ज के बराबर माना जाता है. मान लीजिए 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. लेकिन चार्ज किसको कहेंगे चार्जिंग के बाद? तो चार्ज ऑन द बॉडी इज नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. यहाँ क्या एनपी? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस बॉडी स्ट्रक्चर में जितने प्रोटॉन्स की संख्या, और एनई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम अमाउंट एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इनके अंतर से बराबर जो ये इलेक्ट्रिसिटी आई क्यू, इसी को चार्ज कहते हैं. तो फिर बात हुई चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर number of protons, and charging makes the body capable of electrostatic interaction. An interaction is a process which is, during which the body experiences force, and the force depends upon amount of charge as well as the separation between the charged particles. तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. अब ये चार्जिंग कैसे करेंगे? तो चार्जिंग के दो मेथड्स हम लोग को पढ़ने. एक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रबिंग, रगड़ कर यानी फ्रिक्शन मेथड. और दूसरा है जहां बॉडी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंस का बनाते हैं. एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और दूसरी साइड घट जाती है, उसको बोलते हैं इंडक्शन. तो चार्जिंग प्रोसेस दो टाइप का होगा. पहला होगा फ्रिक्शन मेथड या रबिंग यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी मेथड ऑफ चार्जिंग दो तरह का हो सकता है. मेथड ऑफ चार्जिंग, एंड चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. पहला कहलाएगा फ्रिक्शन मेथड या रबिंग, रगड़ने से. तो रगड़ने से क्या होगा? तो बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया. इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गए, जिसमें से गए उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और जिसमें गए उसमें निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ. ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं उनके कारण चार्ज अपीयर होता है प्लस क्यू, और यहाँ अपीयर होता है माइनस क्यू. दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन मेथड, और चार्जिंग थ्रू रबिंग मेथड, और चार्जिंग थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. एक और प्रोसेस है, उसको कहते हैं इंडक्शन मेथड. इंडक्शन मेथड वो कंडक्टर्स में होगा या ऐसे स्ट्रक्चर में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों और डाइपोल्स फ्री हों. तो जैसे ये कंडक्टर है, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं करते तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, बराबर से बटा हुआ होता. मान लो ये बाहर से पॉजिटिव चार्ज पास में लाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस साइड में निगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और इधर कम हो जाएंगे तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा. ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करके हम एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड पर निगेटिव चार्ज अपीयर कराते हैं. इस मेथड को इंडक्शन मेथड कहते हैं. तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which makes the body capable of electrostatic interaction. और electrostatic interaction क्या है? The interaction which depends upon amount of electricity and obey the Coulomb's law. अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इस इलेक्ट्रिसिटी की टोटल यूनिवर्स में जो मात्रा है वो कांस्टेंट है. आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे ग्रेविटेशन में मास पढ़े थे, मास मेक्स द बॉडी कैपेबल ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन.
उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। यूनिवर्स में टोटल मास का अमाउंट कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिसिटी का भी कांस्टेंट है। मास एक ही नेचर का होता है और उनके बीच सिर्फ अट्रैक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी दो डिफरेंट नेचर के होंगे, अपोजिट, पॉजिटिव एंड निगेटिव, और उनके बीच रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का टोटल वैल्यू फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन कहीं से भी ऑब्जर्व करें, इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा कांस्टेंट होती है, जबकि मास की मात्रा डिफर करती है, फ्रेम डिपेंडेंट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी हर मटेरियल के अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से एसोसिएटेड हुए, और इसमें चूंकि बॉडी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अमाउंट बराबर होता, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिसिटी जीरो एंड बॉडी इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इस बॉडी को इलेक्ट्रिकली एक्टिव बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से बढ़ाते या घटाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग, एंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। एंड चार्ज के और चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, और वो जो लॉ होगा उसी को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो हम लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हम लोग एक कंसेप्ट जैसे ग्रेविटे मैकेनिक्स में शुरू किए थे, तो एक कंसेप्ट था पॉइंट मास, जिसमें मास तो था लेकिन उसका शेप नहीं, साइज नहीं। उसी तरह यहाँ कंसेप्ट है पॉइंट चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो होगी लेकिन उस बॉडी का शेप और साइज नहीं होगा। ऐसे दो पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction होगा। और the fundamental law of electrostatic interaction, the law of electrostatic interaction, the law of electrostatic interaction, यह इसी को नाम होगा कूलम्ब्स लॉ। ये दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, तो मान लीजिए यहाँ और यहाँ दो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। इन पर प्लस Q1 पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, जिसको चार्ज कहते हैं, और उस पर प्लस Q2 इलेक्ट्रिसिटी है। इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन लीजिए। अब इनके बीच इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन जो न्यूटन्स लॉ को obey करता, मैकेनिकल इंटरेक्शन, और उसके कारण दोनों पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का अमाउंट इक्वल होना है क्योंकि न्यूटन्स लॉ को obey करेगा, और अपोजिट भी होना है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, टाइम ऑफ एक्शन कॉमन होगा। तो इस पर फोर्स होगा, मान लो एफ बी, इसका डायरेक्शन राइट, तो इस पर फोर्स होगा एफ ए, और ये बीच की दूरी। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू, अब ये डेरिवेशन नहीं पढ़ना, कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार ये जो फोर्स होगा एफ ए या एफ बी, जिसको तो बराबर होना ही है क्योंकि लॉ ऑफ इंटरेक्शन में वह फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, प्रोपोर्शनल होगा बीच के दूरी के स्क्वायर के, इसलिए इसे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ फंडामेंटल लॉ है, जिस तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फंडामेंटल था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फंडामेंटल था, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फंडामेंटल था, उसी तरह कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज द फंडामेंटल लॉ कि wherever there are two charged particles either of similar or opposite nature, there is electrostatic interaction of attractive or repulsive interaction, and the force depends upon product of the amount of the charge and depends upon the separation between the two point charges और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का वैल्यू इतना पाया जाता है। इसमें दो एस्पेक्ट दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 4 पाई और दूसरा एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट है, ये कांस्टेंट होता है, इसे हम स्पेस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है उसे हम स्पेस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और भी नाम है, इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी जहाँ कोई मीडियम नहीं है, ऐसे मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। हाँ, दिमाग में बात आएगी ये परमिटिविटी क्या होती है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए, अभी मानिए ये कांस्टेंट होता है।
ये कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन हुआ, स्टेटमेंट हुआ कि जब कभी दो चार्ज पार्टिकल्स हो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन में जो फोर्स होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, दोनों के चार्ज पर, बीच की दूरी पर और साथ में कांस्टेंट। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। और इसका कोई कारण नहीं, बस उसी तरह जैसे मास एंड मास अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड द लॉ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मास पार्टिकल इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी तरह कूलम्स लॉ है बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के लिए। देखिए कूलम्स लॉ और इसका जरा एक्सप्रेशन लाना है वेक्टर फॉर्म में। तो इसके लिए ये वाई एक्सिस ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस लगभग ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिए Q1 और यहाँ से कुछ दूरी पर दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 एंड Q1 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ये है ये R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर ये है R2 और ज्वाइनिंग लाइन AB का पोजीशन वेक्टर AB बराबर होगा R2 माइनस R1। अब A और B अगर सिमिलर है तो उनके बीच रिपल्सन होगा, ऐसा क्यों? बस होता है। और A एंड B अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि होता है। तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होगा अगर वो इक्वल होना ही है, क्योंकि लॉ ऑफ इंटरेक्शन को भी करता है और लॉ ऑफ इंटरेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ इंटरेक्शन है, जहाँ एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक लाइन में होते हैं, कॉमन टाइम में होते हैं। बस बैलेंस इसलिए नहीं होते कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता मगर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन डिफर करता, एक फोर्स लगता बी पर दूसरा ए पर, तो बैलेंस कैसे हो? अब ये फोर्स जो होगा एफ बी हो या एफ ए, वो अगर हम एफ ए लिखते हैं जिसका डायरेक्शन, एफ बी लिखते हैं जिसका डायरेक्शन राइट वार्ड है, तो वो हो जाएगा कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और नीचे R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का हम क्यूब ले लेते हैं। और क्यूब क्यों लिए? ताकि हम वेक्टर फॉर्म में दिखा सकें, ये वेक्टर जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा और R2 माइनस R1 का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। वो कहाँ से आया? तो वो ट्रायंगल लॉ से। तो लिख देते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल जो है या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जिसको बोलते हैं, उससे साबित हुआ कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर होगा, यानी R2 माइनस R1 जो साइड ए बी है वह बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। और यहीं से हमें ये पता चला कि ए बी इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसीलिए यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई किए और नीचे क्यूब ले लिए। और ए पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन बस अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं। ये R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि ये फोर्स बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द आर, भी काम चल सकता था, वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ ए बी। ये हुआ कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एस्पेक्ट रह गया कि वो एप्सिलॉन नॉट क्या है और क्यों है। The epsilon naught is property of the space, and property of the space क्या? The space which decides कि एक कूलम चार्ज और एक कूलम चार्ज जब 1 मीटर की दूरी पर होता है तो कितना फोर्स लगेगा। आप कहेंगे वो तो ठीक बात है, एक कूलम है तो इतना लगेगा, नहीं, एक कूलम और एक कूलम जब 1 मीटर की दूरी पर है तो इसके बराबर फोर्स लगता है। यानी when Q1 equal to Q2 equal to 1 coulomb and the separation between the two is 1 meter, then force is always 9 into 10 to the power 9 Newton। ऐसा क्यों? तो बोलेंगे it is property of the space which decides कि how interactive the particle may be। वो चार्ज पार्टिकल कितने इंटेंसली इंटरेक्ट करेंगे, कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा, स्पेस की प्रॉपर्टी है, नेचर की प्रॉपर्टी है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट आ गया।
दूसरा टर्म जो 4 पाई है वो कहाँ से आया? 1/4 पाई का सिग्निफिकेंस क्या है? यानी सिग्निफिकेंस ऑफ 1/4 पाई इन एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो 1/4 पाई का सिग्निफिकेंस सोचना है तो कुछ पॉइंट्स याद करते हैं। जैसे पहला, आप जब न्यूटन्स लॉ पढ़े थे तो एक स्टेटमेंट था, लिखा हुआ ना हो, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन। जब न्यूटन्स लॉ पढ़े थे तो एक स्टेटमेंट था, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन। यानी हमें देखना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ये 1/4 पाई, ये क्या है? किस में? इन द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ में ये जो दिखाई देता है, ये कहाँ से आया, क्यों आया? उसके लिए पहला पॉइंट याद कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस स्पेलिंग चेक कर लीजिए, इंडिपेंडेंस गड़बड़ हो गया, ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन। ये क्या होता है? मैकेनिकल इंटरेक्शन। जैसे एक पार्टिकल ए है, ए का बी के साथ अट्रैक्शन या रिपल्सन चल रहा है, तो ये ए और बी में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका कारण, उसकी उत्पत्ति का कारण ए और बी में निहित है, और इसका इफेक्ट ए और बी तक ही सीमित है। आसपास अगर सी हो, डी हो, तो उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी इधर पड़ोस में सी तो हो सकता है एक नया इंटरेक्शन स्टार्ट ले ले बिटवीन ए एंड सी, बट द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड सी is not going to affect the interaction between A and B. Every interaction is independent with other interactions going on involving same particle. इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन। यानी ए और बी के बीच यदि इंटरेक्शन चल रहा है तो पड़ोस में सी और डी होने से ए बी के इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ और नेचर अफेक्टेड नहीं होगा। इससे ये साबित हो गया कि एक पार्टिकल में इनफाइनाइट पॉसिबल पार्टिकल के साथ साइमल्टेनियस एक साथ इंटरेक्शन करने की एबिलिटी होती है। यानी one particle A may interact with the C, may interact with the B, may interact with the D, and may interact with the E, and may interact with the F, and so many other particles may be there in the surrounding, and all interactions are going on at the same time without affecting each other. पहला पॉइंट ये समझिए। यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन के अनुसार एक पार्टिकल एक साथ इनफाइनाइट पॉसिबल पार्टिकल्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या कोई भी इंटरेक्शन कर सकता है। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट ये कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ, सभी तरफ जो टोटल स्पेस होता है, उस स्पेस को हम एक सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से एक्सप्रेस करते हैं। टोटल स्पेस जो होता है, यानी इस पॉइंट के चारों तरफ जो टोटल स्पेस है, एंड दैट द टोटल स्पेस इज एक्सप्रेस्ड बाय द सॉलिड एंगल, एंड दैट सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का मतलब होता है स्टेरियो रेडियन। स्टेरियो रेडियन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल रेडियन से एक्सप्रेस करते हैं। अब दूसरी बात ये हुई कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो टोटल स्पेस होता है कंप्लीट, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय टर्म 4 पाई। तो फिर बताइए कि वन लाइन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल? वन लाइन टोटल स्पेस को 4 पाई से, एक लाइन को कितना से? तो एक लाइन इज 1/4 पाई टाइम्स द टोटल स्पेस। और यही बात कूलम्स लॉ में कि ए और बी के बीच के भी होने वाला इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक ज्वाइनिंग लाइन का इंटरेक्शन है, सराउंडिंग का इंटरेक्शन नहीं है। तो ये हुई कूलम्स लॉ की बात। और इसके बाद हम लोग को अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, बस इतना ही आज।